देखिए, आज मैं आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाली हिंदी के बारे में थोड़ा बताऊंगा। देखिए, हिंदी हिंदी क्या है? आप सभी जानते हैं हिंदी क्या है। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। अब बात आती है भाषा क्या है। भाषा क्या है? तो हम सभी जानते हैं भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करना, हम लिख के बताते हैं। ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं भाषा कहलाती है। अब बात आती है भाषा कितने प्रकार की होती है। देखेंगे भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार। भाषा 3 प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 3 प्रकार की होती है। देखिए, नंबर 1 होती है लिखित भाषा। लिखित भाषा। नंबर 2 होती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। नंबर 3 होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। अब देखिए, समझेंगे लिखित भाषा क्या होती है। लिखित भाषा वो भाषा होती है जिससे हम किसी व्यक्ति को अपने विचार लिखकर प्रदर्शित करते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। ठीक है, दोबारा समझिए। लिखित भाषा वो भाषा होती है जिससे हम किसी व्यक्ति को समझाने के लिए लिखने का प्रयोग करते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। अब मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वो भाषा होती है जब हम मुख से बोलकर अपने विचार आदान प्रदान करते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वो भाषा होती है जैसे गूंगे बहरे लोग होते हैं, वो अपने हाथों से संकेत करके जो समझाते हैं, दूसरों को अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, सांकेतिक भाषा कहलाती है, मतलब इशारे करके। तो अब बात आती है, अब देखिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है कंपटीशन एग्जाम में कि भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है। तो हम लिखेंगे भाषा की न्यूनतम इकाई। भाषा की न्यूनतम इकाई क्या होती है? हम आपको बता रहे हैं क्या होती है। वाक्य। भाषा की न्यूनतम क्या इकाई क्या होती है? वाक्य। जैसे एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, हम लिखते हैं राम पुस्तक पढ़ता है। ये क्या है? एक वाक्य है। तो ये भाषा भी है, तो भाषा की न्यूनतम इकाई क्या हो जाएगी? ये क्या? वाक्य। ठीक है, अब आगे बात आती है वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है। लिखेंगे वाक्य की न्यूनतम इकाई। तो वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या हो जाएगी? शब्द। ठीक है, वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या हो जाएगी? शब्द। कोई भी शब्द हो सकता है। एग्जाम में लिख रहे हैं जैसे राम ही हो गया। इस वाक्य का इस वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? शब्द। शब्द को हमने क्या ले लिया? मान लिया राम ले लिया। ठीक है, अब बात आती है शब्द की न्यूनतम इकाई क्या है। वाक्य की न्यूनतम इकाई हो गई शब्द, और शब्द की न्यूनतम इकाई, शब्द की न्यूनतम इकाई, तो शब्द की न्यूनतम इकाई होती है वर्ड। वर्ड मीन्स मतलब क्या होता है? अक्षर। तो इससे हमें यह सिद्ध होता है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या हो जाएगी? वर्ड। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में आता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वर्ड मतलब मीन्स समझते ही आप क्या होता है? अक्षर। और एक बात ध्यान रखनी है, ये लिखित भाषा की है। किसकी है? लिखित भाषा की। भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई वर्ड, और वो भी कौन सी भाषा की? लिखित भाषा की। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मौखिक भाषा। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? वर्ड, वो भी लिखित भाषा की। अब बात करेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। ये बात तुम्हें ध्यान रखना है।
भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड, वो भी लिखित भाषा, और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड हो गई। देख वर्ड सबसे छोटी इकाई क्यों है वो मैं बताता हूँ आपको। देखते हैं, जैसे वर्ड, वर्ड क्या होता है? अक्षर। अब जैसे हम अक्षर के खंड करेंगे, अक्षर को मैं अ मान लिया, पहला अक्षर ले लिया आ। आ का मतलब होता है नहीं। आ का मतलब क्या होता है? नहीं। और क्षर का मतलब होता है खंडित। खंडित या टुकड़े समझ लो, टुकड़े। मतलब अथवा में हम कह सकते हैं, अथवा जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाता है? अक्षर। जिसके टुकड़े नहीं किए जाएं, जिसके टुकड़े नहीं किए जाएं वो क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे देखता हूँ वर्णमाला। अब बात आती किस पे? वर्णमाला पे। अब देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब वर्णों को हम अगर व्यवस्थित समूह से रखें तो वो क्या बन जाती है? वर्णमाला बन जाती है। मतलब आ आ ई मैंने व्यवस्थित क्रम से सभी वर्णों को लिखते जाएं तो क्या कहलाती है? वर्णमाला। अब बात आती है कि वर्णमाला में कुल अक्षर कितने होते हैं? कुल अक्षर तो वर्णमाला हम सभी जानते हैं, वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 52। लेकिन हम उन्हें अब उपयोगी अक्षर देखिए, उपयोगी अक्षर मतलब हम यूज कितने करते हैं, कितने अक्षर करते हैं? तो यूज कितने करते हैं? 49 अक्षर यूज करते हैं। अब जैसे 3 बचे तो 3 कौन कौन से अक्षर होते हैं जिन्हें हम यूज नहीं करते? तो यूजलेस लिख देते हैं मैं, यूजलेस। मतलब वर्णमाला में जो यूज नहीं होते, एक तो होता है ढ़ा की नीची बिंदी, ढ़ा की नीची बिंदी और स्र, इन्हें हम वर्णमाला में यूज नहीं करते। मतलब किसी शब्द को लिखने में तो यूज करते हैं किंतु वर्णमाला में यूज नहीं करते हैं। देखो जो यूजलेस अक्षर होते कितने होते? 3। मतलब ये वर्णमाला में यूज नहीं होते। अब मैं बात कर रहा हूँ स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। ये सभी लोग बहुत भ्रम में रहते हैं कि कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। अब स्वरों की बात कर रहे हैं, स्वर, जो स्वर होते हैं वर्णमाला में वो कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। 11 कौन कौन से होते हैं? अ आ ई उ ऋषि ए ओ औ। कितने हो गए? ये 11 हो गए। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अब बात आती है अंग और गय कहाँ गए? तो ये होते हैं अयोग वाह, अयोग वाह। क्या क्या होते हैं? अंग और गय। और अंग, छोटी अंग को बोलते हैं हम अनुस्वार, अनुस्वार। और बड़ी अंग को बोलते हैं विसर्ग, बड़ी अंग को क्या बोलते हैं? विसर्ग। अब बात आती है व्यंजन पे। स्वर कितने हो गए? 11। अयोगवा कितने हो गए? 2। कौन कौन से? अंग और गय। ठीक है, अब आती बात व्यंजन पे। व्यंजन, व्यंजन होते 33। ये मूल रूप से 33 होते हैं, मूल रूप से। अगर मूल रूप की बात करें तो कितने होते? 33। 33 कौन कौन से होते बता दूं मैं। क वर्ग से प वर्ग, क वर्ग से प वर्ग तक, इन्हें हम कहते हैं, ये इनकी संख्या होती है 25। क वर्ग से 25, क वर्ग से प वर्ग तक इनकी संख्या होती है 25। इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। और य र ल व, इन्हें कहते हैं, ये इनकी संख्या होती है 4। इन्हें हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और होता है ये तीनों सा होते हैं स, ये वाला स और हा, इनकी संख्या होती है 4। इन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब इन्हें हम सभी को ऐड करें तो कितने हो जाएंगे? 25 और 4, 25 और 4 कितने हो गए? 29, 29 और 4 कितने हो गए? 33। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 33। तो मूल रूप से व्यंजन कितने होते हैं? 33। इन्हें मूल रूप से बोलेंगे, मूल रूप से। देखिए कबर से पवर तक 25 होते हैं, क्या कहते हैं? स्पर्श, स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? देखिए कबर के मान लेते हैं क से म तक होती है, क से म तक जो अक्षर होते हैं 25 होते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन, मतलब इन्हें जब हम पढ़ते हैं तो हमारी जो जीभ होती है तालु से स्पर्श करती है। जैसे क ख ग, मतलब हमारे तलवा से स्पर्श करती है, तो इसे स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं। अंत्येष्टि व्यंजन, यरलव को अंत्येष्टि व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यरलव हम जब बोलते हैं तो ये अंदर से आवाज आती है, अंतस्थ यरलव, इन्हें बोल के महसूस करना आप, तो ये अंदर से आवाज आई, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं।
और स को ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमने बोलते तो कुछ ऊष्मा हमारे मुंह से बाहर निकलती है, तो इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। टोटल ये कितने होते हैं? 33। अगर क्वेश्चन आए मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 33। देखिए मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। किंतु कुल व्यंजन 41 होते हैं। कितने होते हैं? 41। अब देखिए कौन कैसे 41 होते हैं, देख अभी बताते हैं मैं आपको। देखो ये तो मूल व्यंजन कितने हो गए? 33। लेकिन कुल व्यंजन अगर क्वेश्चन आया कुल व्यंजनों की संख्या बताई तो 41 होता है। और कैसे 41 होते हैं? देखिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से? छ, तर और ज्ञ और स्र। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन। कौन कौन से? द्विगुण व्यंजन, द्विगुण, इनकी संख्या कितनी होती है? 2। कौन कौन से? तो ड़ और ड़ के नीचे व्यंजन, ठीक है। और 2 होते हैं, आप जानते हैं, अयोगवा, अयोगवा, अयोगवा कितने होते हैं? 2। कौन कौन से अयोगवा होते हैं? अंग और ग। और 33 और 4, 2 और 2 को जोड़े तो कितने हो जाए टोटल? 41, ठीक है। तो कुल व्यंजन कितने हो गए? कुल व्यंजन हो गए 41। चलो आज के लिए इतना ही, अब अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। थैंक यू।